गुड आफ्टरनून एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका टॉपिक रहेगा हेल्थ एंड डिजीज। वैसे इसको अपन पहले क्लास में कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स डिजीज है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, वो किस प्रकार से होती है आपकी बॉडी में, और उन बीमारियों को करने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ठीक है ना, तो हम उनको बारीकी से एक एक चीज देखेंगे और उनके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, चलो अपन देखते हैं सबसे पहले कि हेल्थ क्या है। क्या है भाई हेल्थ, कोई बता सकता है? कल अपन ने डिस्कस किया था क्लास में, कौन बताएगा मुझे हेल्थ? तुम बताओ, व्हाट इज हेल्थ, क्या होता है हेल्थ? मतलब क्या होता है कि हेल्थ उसको बोलते हैं कि अगर कोई बंदा फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, उसके साथ में अब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि खाली किसी में बीमारी नहीं है और आप उसको क्या बोलोगे, हेल्दी बोलोगे, नहीं। WHO कहता है कि खाली डिजीज नहीं होना ही हेल्दी नहीं है ना, कि खाली डिजीज होना ही हेल्दी नहीं है अगर आप में ये तीन चीजें नहीं है, फिजिकली, मेंटली और सोशली। फिर आगे अपन ने डिस्कस किया था कि ये फिजिकली हेल्थ क्या होती है, सोशल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ क्या होती है। फिजिकल हेल्थ मीन्स है ना कि भाई आपके बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का वेट, बॉडी का शेप, बॉडी के ऑर्गन, है ना, बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बॉडी का ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने फिजिकल हेल्थ में देखी। फिर आगे अपन ने देखा था मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या, दिमागी तौर से वो बंदा अच्छे से हेल्दी है या नहीं, जैसे कि वो अपने साथ में उसका व्यवहार कैसा है, खुद के साथ में सेल्फ एंड अपने आसपास में रहने वाले लोगों के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल उसी को तो कहते हैं ना कि आप जब एक दूसरे से बात करोगे, आपके साथ में कोई ग्रुप में बात कर रहे हो, तो वहां पे आपका बिहेवियर पता चलता है कि भाई आप मेंटली फिट हो या नहीं हो। समझ गए? फिर उसके बाद में फाइनली आता है सोशल हेल्थ। सोसाइटी, सामाजिक, समाज के अंदर आप लोगों का किस तरीके का व्यवहार है, किस तरीके का बिहेवियर है, वो हो जाता है सोशल हेल्थ। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप अपने घर पे किस तरीके का बिहेवियर है, आपका कोई वर्क प्लेस है जहां कहीं पे भी ऑफिस में कोई ज्वाइन कर रखा है, जॉब कर रहे हो, वहां पे आप लोगों का किस तरीके का बिहेवियर है, लोगों के साथ में किस तरीके की बात कर रहे हो, या फिर कोई कस्टमर आ रहा है उसको आप कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सारा का सारा क्या हो जाता है, सोशल हेल्थ हो जाता है। देखिएगा, सोशल हेल्थ मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एबिलिटी टू, क्या करता है ये, पर्सन्स टू एडजस्ट विथ अदर इन हिज सोशल लाइफ, एट होम, आपके घर, एट वर्क प्लेस, जहां पे भी आप काम कर रहे हो, इन फ्यूचर, एंड विथ अदर्स पीपल। तो ये हो जाता है सोशल हेल्थ। तो समझ में आ गया ना, फिजिकली क्या हो गया, मेंटली क्या हो गया और सोशल क्या हो गया। तीनों में बंदा अगर वेलबींग है विथ अब्सेंस ऑफ डिजीज, तो वो बंदा क्या है, हेल्दी है। तो आपसे अगर कोई हेल्थ पूछ ले तो उसको इजी से समझा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, फिर अपन एक आगे पॉइंट देखा था कि भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किसको कहते हैं, क्या उसके गुण होते हैं, क्या लक्षण होंगे। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, गुड हेल्थ में सबसे पहले आ जाएगा कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने के लायक हो वो कोई इंसान, कोई भी काम कर सके, अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसको आप क्या कहते हो, गुड हेल्थ है। जैसे मैंने बोल दिया है किसी को कि चल यार कल एक असाइनमेंट बना के लेके आना है और वो तुझे उस टॉपिक पे है, तो अगर वो उसको लग रहा है कि हाँ यार मैं ये काम कर लूंगा, वो काम ही नहीं करेगा, कैपेबल ही नहीं है, उसको आगे थॉट ही नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है कि यार ये मैं कैसे करूं, तो फिर वो बंदा फिट नहीं है ना, हेल्दी नहीं है। सेकेंड नंबर पे क्या है, द पर्सन फील हिमसेल्फ इफिशिएंट टू टेक डिसीजन। अब जैसे एक कुछ डिसीजन लेने होते हैं ना लाइफ के अंदर, तो कुछ कोई लोग डिसीजन लेने के मतलब भाई ये डिसीजन लेना है या नहीं लेना है, या तो डिसीजन लो या मत लो, लेकिन जो कंफ्यूज रहते हैं ना, जैसे कंफ्यूजन ज़्यादा कौन रहता है, डिप्रेशन वाले, एंजाइटी वाले, स्ट्रेस वाले, उनको भी WHO क्या कहता है, ये भी बंदे अनहेल्दी है, फिट नहीं है। ठीक है, द पर्सन रिमेन्स इन साउंड मेंटल कंडीशन। मेंटल कंडीशन भी क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, लोगों के साथ में बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में वो किस तरीके का व्यवहार करते हैं। हाँ, हालांकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई
मिसबिहेव करे अपने साथ, उस समय हमें उस पर डिसीजन लेना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है या फिर कुछ हमें एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल आपसे बात कर रहा है उस समय अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो ये चीज़ें गलत है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं पर्सन रिमेन फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। उसके साथ साथ में पर्सन क्या होना चाहिए, डिजीज से फ्री होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये एक गुड हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। फाइनली आ जाता है द पर्सन डज नॉट सफर फ्रॉम मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन में क्या क्या इंक्लूड है, अभी बताया था, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो अगर ये चीजें सारी नहीं है तो क्या है, वो बंदा एकदम गुड हेल्थी है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये कौन बताता है, WHO बताता है। अब चलो भाई, ये तो अपन ने बोल दिया कि हेल्दी पर्सन है। अब जो ये अनहेल्दी बनते हैं ना, ये किन किन कारणों से बनते हैं। ऐसा तो नहीं कोई पैदाइशी अनहेल्दी बन जाता है। हाँ, माना कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो वो धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो बाई बर्थ हुआ तो उसी समय असर करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे उसकी बॉडी ग्रोथ करेगी तब वो असर करना स्टार्ट करता है। जैसे किसी को डायबिटीज है, अब ऐसा थोड़ी है 6 मंथ के बेबी में भी वो डायबिटीज का असर शुरू होगा। वो 18, 20, 22 का होगा ना तब वो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, जब बॉडी मैच्योर होना स्टार्ट होती है तब, है ना। अब देखिएगा भाई, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला है जेनेटिक डिसऑर्डर। कौन से हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब अनुवांशिकी बीमारियां। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर कौन सी होती है अनुवांशिक बीमारियां, जो आपकी बॉडी में बाय बर्थ गॉड गिफ्ट मिल जाती है। डायबिटीज मेलाइटस, हीमोफीलिया, ठीक है ना, और कैंसर। और ये जो मेंटल डिसऑर्डर होता है ना, मेनली ये भी मिलते हैं आपको जेनेटिक। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये डायबिटीज है, हीमोफीलिया है, कैंसर है। कि जैसे भाई एक कोई फैमिली है, उनके फादर मदर में मानो कि डायबिटीज है। अब ऐसा नहीं है कि उनके जब 2 बच्चे हैं तो उन दोनों बच्चों में ही डायबिटीज हो। ऐसा भी नहीं है कि दोनों में ही नहीं हो, जरूरी नहीं है। 50 भी नहीं कह सकते अपन, ठीक है ना, 50% भी चांस नहीं कह सकते। या तो दोनों में होगी, नहीं होगी तो दोनों में होगी, या फिर दोनों में से एक होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर उसके फादर मदर में डायबिटीज है तो वो होने वाले बच्चों में ही हो, लेकिन हो सकती है। ये कारण होता है कि अगर किसी के भाई फादर मदर में है, ठीक है, तो उनके बच्चों में नहीं होकर फिर उनको होने वाले बच्चों में हो जाए। चलता रहता है, आनुवंशिकी का मतलब तो चलता रहेगा। आपके दादा दादी के कुछ जेनेटिक आप में है कि नहीं है, आपके फादर में थे, फादर से आप लोगों में आए, तो वो क्या है कि बीमारी इस तरीके से आगे कंटिन्यू करती रहे। जैसे हीमोफीलिया को फैलाने वाला एक कौन थी, है ब्रिटेन की महारानी थी ना, रानी एलिजाबेथ। वही थी, विक्टोरिया थी कि एलिजाबेथ थी? है? विक्टोरिया की रानी थी वो तो, एलिजाबेथ। विक्टोरिया तो एक महल का नाम है। हाँ, ठीक है ना। तो वो उन्होंने क्या किया था, आगे से आगे आनुवांशिक बीमारी हीमोफीलिया फैला दी। और आजकल आपको पता ही है, सब जगह ये देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं अपन को देखने को मिल ही जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया, और हीमोफीलिया में होता क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर अब्सेंस होते हैं आपके ब्लड के अंदर। तो अगर कहीं पे भी चोट लग गई तो ब्लड निकलना कंटिन्यू रहेगा तब तक इंजेक्शन नहीं लगाओगे क्लॉटिंग फैक्टर का। ये होती है हीमोफीलिया डिजीज। कभी कभी देखते हो ना, कोई छोटे बच्चे होते हैं उनमें अगर हीमोफीलिया, वो खेलते खेलते गिर जाते हैं तो उनके वो कंटिन्यू ब्लड निकलता, चाहे कितनी भी पट्टी कर लो, निकलता ही रहेगा, फ्लो होता ही रहेगा जब तक उन पे ब्लड का मतलब क्लोटिंग के इंजेक्शन नहीं लगाओगे फैक्टर के। और अपनी बॉडी में क्या होता है, क्लोटिंग फैक्टर अवेलेबल है, तो हमारे कहीं पे भी कट वट लगा तो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बाद में ब्लड क्लोट होकर वहां से रुक जाता है। ऐसा तो यानी कि आधे घंटे तक निकलेगा क्या ब्लड, है ना। कोई सीवियर एक्सीडेंट हो जाता है तो ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, ज्यादा इंजरी हो जाती है ना, तो वहां पे ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। आगे देखते हैं अपन, सेकंड नंबर पे क्या आता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो अपन ने देखा। सेकंड पे आता है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन तो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ईस्ट इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं ना। वो भी आपकी क्या कर सकते हैं, हेल्थ को अफेक्ट करते कि नहीं करते। जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन का नाम लो,
बताओ एक दो वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताओ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम बताओ। फंगल इन्फेक्शन, फंगल में तो स्किन इन्फेक्शन करता नहीं है। वायरल के अंदर एड्स ले लो, वायरल इन्फेक्शन हो गया। सेकंड नंबर पे कॉमन कोल्ड ले लो, चिकन पॉक्स ले लो, पोलियो, पोलियोमाइटस वायरल है क्या? ना ना, शायद तक पोलियो कंफर्म नहीं है क्या है। हाँ चिकन पॉक्स ही है वो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है ना। और हिपेटाइटिस, हाँ हिपेटाइटिस वायरल इन्फेक्शन से, हिपेटाइटिस इज अ वायरल इन्फेक्शन। चलो ठीक है। अब बैक्टीरियल में क्या क्या आ गया? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, और क्या आ जाता है बैक्टीरिया में? और क्या इन्फेक्शन आ सकता है? ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं ये इन्फेक्शंस, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होता है, आगे पढ़ेंगे अपन सारे, बैक्टीरियल वायरल जो भी है सारी चीज़ें, है ना। तो ये इन्फेक्शंस क्या करते हैं? आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो गया? पहला कारण हो गया जेनेटिक, दूसरा कारण हो गया इन्फेक्शन, तीसरा कारण क्या है भाई? लाइफ स्टाइल। आप अपनी लाइफ के साथ में क्या खिलवाड़ कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना सो रहे हो, है ना। तो मेनली आजकल तो 60 to 70% अफेक्ट मेरे हिसाब से तो लाइफ स्टाइल की वजह से ही होता है। क्यों? कारण क्या है? कभी लाइफ स्टाइल के कारण खाना पीना आजकल लोगों का किस टाइप का हो गया है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग में वॉक नहीं कर रहे हैं, लेट नाइट सोते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, है ना। तो 60 to 70% लोग ऐसे ही मिलेंगे आजकल। सब कारण किसका हो गया? मोबाइल्स, फोन, टेक्नोलॉजी, इसके कारण से रोज लोग रात को लेट नाइट सो जाते हैं। पहले के टाइम क्या होता था? लाइट्स इतनी अवेलेबल थी नहीं, है ना। लाइट क्या नहीं थी? अवेलेबल थी नहीं, तो लोग 6-7 बजे तक तो कंप्लीटली खाना वाना सब कुछ हो जाता और 7-8 बजे तक तो नींद ले लेते, वो सो जाते। करते क्या वो फिर, है ना, जो करना था उनको दोपहर सुबह काम हो जाता उनका, फिर तो वो सो ही जाते सारे के सारे, है ना। लेकिन आजकल क्या है? लाइट है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, ठीक है। तो उनसे क्या रहता है कि 60 से 70% लोगों की एक आदत हो चुकी है कि भाई रात को 11-12 बजे 1 बजे तक सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं 8-9 बजे तक, फिर सीधा ऑफिस चले जाते हैं और फिर वही दिनचर्या कंटिन्यू, और ऑफिसों में वही वापस लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, है ना। तो पूरे दिन, और इनकी इतनी रेडिएशंस खतरनाक होती है। 5G फ़ोन चला रहे हो तो उनकी कितनी रेडिएशन खतरनाक है। तो ये आपके नर्वस को डैमेज कर रही है, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को डैमेज कर रही है, जिनसे आप क्या नहीं कर पाते हो, कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, है ना, अच्छी कोई रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा ना, वहीं तक सीमित के रह जाएगा। भाई मोबाइल फ़ोन इसलिए तो कहते हैं ना बच्चों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसका ब्रेन क्या नहीं होगा, विकसित ही नहीं होगा, ठीक है ना। फिर उसका वही रहेगा कि भाई हाँ एक्चुअल में ये चीज़ है और यही यहाँ तक है, वहीं तक, वो आगे उसके दिमाग में कुछ सोच ही नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि फ़ोन सिर्फ दिन में रेयर केस में 2 या 3 घंटे यूज करो, उसके बाद में मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग को कुछ टाइम देना चाहिए कि ये कुछ सोचे कि भाई मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, वरना सारे दिन रील्स देखते रहो, कुछ नहीं होना लाइफ का, है कि नहीं है। तो अब देखो हेल्थ इज अफेक्टेड 3 कारणों से थी, जेनेटिक, इन्फेक्शंस और लाइफ स्टाइल, ठीक है। आगे अपन चलेंगे अब डिजीज। हेल्थ के बारे में तो अपन ने समझ लिया, अब हम चलेंगे डिजीज। क्या है भाई डिजीज? व्हाट इज डिजीज? नाम अगर ये आ गया आपके पास में भाई व्हाट इज डिजीज, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिएगा डिजीज क्या है। डिजीज, आप जैसे हेल्थ एक स्टेट थी, उसी तरह से डिजीज भी है क्या है, स्टेट है। अब ये क्या करता है, डिजीज मीन्स क्या हो गया कि आपके बॉडी के जितने भी सेल है, टिश्यू है, उनकी फंक्शनिंग को क्या कर देते हैं, इम्बैलेंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, कॉमन कोल्ड हुआ, है ना, कॉमन कोल्ड मतलब जुकाम, है ना। जुकाम हुआ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले जुकाम को फैलाने वाला कौन, राइनो वायरस। अब ये वायरस क्या करेगा, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा, है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा,
तब आपका रेस्पायरेशन क्या हो जाता है, इम्बैलेंस। अब रेस्पायरेशन जब इम्बैलेंस हुआ तो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हुआ, मतलब लैरिंग्स आपका है ना, और लंग्स वंग्स सारे अफेक्ट होते हैं, क्योंकि बलगम वलगम बनने लग जाता है कॉमन कोल्ड में। नॉर्मली फीवर भी आ जाता है। तो आपके बॉडी के सेल और टिश्यू इम्बैलेंस हुए कि नहीं हुए, है ना, प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग नहीं कर पाते, नाक बंद हो जाता है, बलगम आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये डिजीज क्या करती है कि एक स्टेट है जो क्या करती है, इम्बैलेंस द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड टिश्यू, ठीक है ना। तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अफेक्ट किया ना। अब देखते हैं अपन, जैसे कभी टीबी हो जाती है, टीबी को फैलाने वाला कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली एक्ट ऑन दे लंग्स को अफेक्ट करता है ना, चेस्ट एरिया, लंग्स एरिया, है ना। तो अब ये क्या करेगा, भी लंग्स को अफेक्ट करेगा, तो ये भी आपके एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, लंग्स की फंक्शनिंग को इफेक्ट कर रहा है। और लंग्स क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। अब ऑर्गन किन से मिलकर बने हैं, टिश्यू, और टिश्यू सेल। तो मतलब सबसे छोटे पार्ट जो सेल है, सेल और टिश्यू का ही तो फंक्शन इम्बैलेंस हो रहा है। और जब इम्बैलेंस हो रहा है तो फिर आपकी बॉडी में क्या हो जाते हैं, कुछ साइन और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिजीज। तो डिजीज का डेफिनेशन इसमें दिया हुआ है, डिजीज इज द स्टेट ऑफ इलनेस और सिकनेस दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स। बॉडी में क्या आने लगते हैं, स्पेसिफिक साइन। कॉमन कोल्ड होता है तो क्या साइन आते हैं, बॉडी में नॉर्मली पेन होगा, दर्द होने लग जाएगी, फीवर आएगा, है ना, स्नीजिंग, छींक आने लग जाती है, आती है कि नहीं आती, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। ये साइन और सिम्टम्स ही तो है। इनसे आपको क्या आइडिया लगता है कि भाई मुझे जुकाम हो गया है। अब देखते हैं कि भाई बीमारियां, ठीक है, भाई बीमारी किसको कहते हैं ये तो पता चल गया, ठीक है। अब ये डिजीज हो किस किस टाइप से हो सकती है आपकी बॉडी में, भाई डिजीज कैसे कैसे फैल सकती है आपकी बॉडी में। है ना, एक होती है डिजीज आपके कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्शन वाली डिजीज, ठीक है ना, जो क्या करती है। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल, नाम से नहीं पता चल रहा है क्या, कम्युनिकेबल विथ नॉन कम्युनिकेबल। एक डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये कैसे फैलती है भाई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैसे फैलती है, जेनेटिक, जरूरी नहीं है कि हाँ इसमें नॉन कम्युनिकेबल में जेनेटिक भी इंक्लूड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खाली जेनेटिक ही हो, है ना, कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से भी तो हो सकती है। अब देखिएगा कम्युनिकेबल डिजीज में देखते हैं अपन, इन्फेक्शन, मतलब ऐसी बीमारियां जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैल जाए, उनको क्या बोलेंगे अपन, कम्युनिकेबल डिजीज। के मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। और नॉन इन्फेक्टियस क्या करता है, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैले, जैसे एग्जाम्पल फॉर कैंसर। अगर आप कैंसर वाले पेशेंट के पास में बैठे हो, बात कर रहे हो, खाना वाना खा रहे हो, तो क्या आप में कैंसर हो जाएगा क्या, वही उसकी जगह अगर टीबी का पेशेंट है, उसके साथ में अगर आप बैठे हो, खाना खा रहे हो साथ में, तो आपको चांस बनता है कि आपको भी टीबी हो जाएगी। कारण क्या, टीबी को फैलाने वाला कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, वो एक बैक्टीरिया है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा के संपर्क में आके उसका जो बलगम वो थ्रो आउट कर रहा है उसमें भी जा सकता है। तो वो क्या करता है कि चांस बन जाता है कि वहां पे आप शिकार हो सकते हो टीबी के। तो वो हो गए कम्युनिकेबल में। नॉन इन्फेक्टियस में जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसके पास में अगर आप बैठे हो तो जरूरी थोड़ी ना है कि आपको ही डायबिटीज हो, है ना। और वहीं पे अगर कॉमन कोल्ड वाला है, तो कॉमन कोल्ड में तो आपने नोट किया होगा ना कि भाई जिसको थोड़ा जुकाम है ना, आप पास में बैठ के 100% आपको हो जाएगा, है ना। उसने एक छींक मार दी तो फिक्स आपको होना ही होना है, क्योंकि राइनो वायरस फटाक से अट्रैक्ट करके ट्रैप कर लेता है आप लोगों को और एंटर कर जाता है। फिर वही 2-3 दिन और परेशानी है कि नहीं है। अब देखते हैं आगे अपन, डिजीज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड इन्फेक्टियस डिजीज, या फिर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। कि भाई ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत इजीली फैल जाए, उनको क्या कहेंगे,
इन्फेक्टियस या फिर कम्युनिकेबल। एग्जाम्पल टीबी हो गया, डिप्थेरिया हो गया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, है ना, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल है। नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में क्या देखते हैं, नॉट स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर, नॉन एज नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। एग्जाम्पल फॉर कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं पैथोजन। भाई पैथोजन क्या है, कल पढ़ा था इसको भी, क्या है भाई पैथोजन? पैथोजन क्या है? लाइटिंग ऑन करो ये सारी, इस साइड वाली खड़ा होकर करना है, टोटल कर दो, हाँ। ये फैन बंद कर दो, फैन बंद कर दो, सबसे इधर वाला, इधर वाला, हाँ बस, ठीक है। मैंने कहा यार आज मतलब अंधेरा कैसे है, चलो। तो अब जैसे देखो नाम आ रहा है पैथोजन। अब एक्चुअल में आपकी बॉडी में ये तो आपको समझ में आ गया भी बीमारियां फैलती है, वायरस, बैक्टीरिया। अब ये कहीं पे भी ये पैथोजन देखने को मिल जाए तो इसको कैसे समझाओगे, है ना, इसके बारे में क्या लिख सकते हो तुम लोग? पैथोजन क्या होता है भाई? ये पैथोजन, पैथोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करें, आपकी बॉडी में जाके बीमारियां और, है ना, डिजीज एंड डिसऑर्डर कोज कर दे, उनको बोलेंगे पैथोजन। अब मैंने तो ये बोल दिया कि भाई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में बीमारी फैलाते हैं, अरे भाई बैक्टीरिया क्यों फैलाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि सारे बैक्टीरिया नुकसानदायक है, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी तो होते हैं। तो हम ऐसे खाली बैक्टीरिया कोज है डिजीज नहीं, अपन क्या बोलेंगे, पैथोजन बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? अब जैसे एक दही के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो तो आपके लिए बेनिफिशियल है ना, वो बीमारी फैला रहा है क्या? नहीं फैला रहा ना। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, हम बोलेंगे वो पैथोजन की कैटेगरी में आने वाले बैक्टीरिया। तो पैथोजन किसको कहते हैं? ऐसे पैथोजन या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर जाए, बीमारियां फैलाए, उनको अपन किस कैटेगरी में डाल देते हैं? पैथोजन की कैटेगरी में। ए पैथोजन इज एन एनी ऑर्गेनिजम्स दैट कोज डिजीज, जैसे कि एग्जाम्पल्स वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया, पैरासाइट्स एंड आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पैथोजन्स। ये सारे के सारे क्या है? जो आपकी बॉडी में जाके अगर कोई भी बीमारी या डिसऑर्डर फैलाते हैं, डिसऑर्डर कोज कर देते हैं, उनको आप लोग क्या बोलोगे भाई? पैथोजन बोलोगे। अब आगे देखते हैं अपन, पैथोजेनिक इज ए मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब वायरस, बैक्टीरिया एंड अदर टाइप्स ऑफ जर्म्स दैट कैन कॉज सम काइंड ऑफ डिजीज। एक ही चीज है, ठीक है, सेम ही चीज है ये। आगे देखते हैं अपन कम्युनिकेबल डिजीज। अब एक ही चीज है कि भी बार बार मतलब जैसे एक इन्फेक्टियस डिजीज या ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज, मैंने आप लोगों को ये समझा चुका हूं कि भाई एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। अब आप लोगों को ये आइडिया रहना चाहिए कि भाई कम्युनिकेबल में कौन सी बीमारी आती है, नॉन कम्युनिकेबल में कौन सी आती है। ये आप लोगों को पता रहेगा तो इन फ्यूचर कभी भी आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हो। भाई टीबी वाला पेशेंट है तो आप लोग क्या सजेस्ट करोगे कि भाई थोड़ा सा दूर रह के बात करो, पास में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, मास्क लगा के। अगर कोई भी भाई अब नर्सिंग स्टाफ है उनको तो पास में जाके इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, तो मास्क है, हैंड ग्लव्स है, ये चीज़ें आपको फॉलोअप करनी पड़ेगी, रेगुलर यूज करना पड़ेगा, तब जाके आप उन पेशेंटों से बच सकते हो। अब जैसे कोविड हुआ था सबको, अब कोविड में जो वैक्सीन लगाने वाले थे या फिर कोविड का टेस्ट करने वाले थे, अब वो थे तो इंसान ही ना, उनको क्या करते थे? वो फुल्ली पैक होकर आते थे कि नहीं आते थे? ग्लव्स, मास्क, एक वो पूरा का पूरा सूट पहन के, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या रहता है कि प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ता है। अब एक कैंसर वाला पेशेंट है, आप वहां पे कुछ भी करने जा रहे हो, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन, टेबलेट्स देने जा रहे हो, तो आप वहां पे ओपनली जा सकते हो कि आपको पता है कि भाई ये बीमारी इस टाइप की है, ये एक्चुअल में फैलेगी नहीं। तो कभी कभी कहते हैं ना भाई, जिसको कोई आइडिया नहीं होता गाँव में लोग कह रहे यार इसको तो डायबिटीज है भाई, इसके पास में नहीं जाना है। जिसको भी नॉलेज ही नहीं इस चीज का, वो बोल सकता है ना कि भाई इसको ये बीमारी हो गई है, इसके पास में जाओगे तो तुम्हें भी हो जाएगी, है ना। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो एक्चुअल में पास में जाने से हो जाती है, जैसे कि एड्स। एड्स भी क्या है? कौन से वायरस से होता है? HIV से होता है ना, HIV वायरस। अब HIV से वायरस भी किन किन के थ्रू आ सकता है? अगर किसी को HIV का पेशेंट है और उसका ब्लड आप में ट्रांसफ्यूज हो गया हो,
तो फर्स्ट कारण। सेकंड कारण, HIV का पेशेंट है, सेविंग करवाने गया, सेम ब्लेड आपने यूज कर ली, कट वट आ जाता है ना, तो वो सेम ब्लेड यूज कर लेते हैं ना, तो वो ब्लड वहां पे लग गया ब्लेड के ऊपर, और क्या पता वो आप में कहीं चला गया हो सकता है। ठीक है ना, इंजेक्शन लगा दो, वो हो गया ब्लड ट्रांसफ्यूज के टाइम। इंजेक्शन अगर उस पेशेंट का आप में सेम ही यूज कर लिया हो, तो इसलिए तो फिर धीरे धीरे चीजें चेंज की गई कि आप इंजेक्शन फ्रेश यूज करते हैं। पहले के टाइम इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो वो एक ही इंजेक्शन गर्म पानी में रखा करते थे, और वो मेरे देखा हुआ, हालांकि वो इंजेक्शन लगा हुआ भी है। एक बंगाली बैठता था, और उस समय भी एक बीच में दौर चला था बंगालियों का, ठीक है ना, क्योंकि डॉक्टर थे नहीं, नॉलेज था नहीं। बंगालियों में क्या होता था, वहाँ पे नर्सिंग उस साइड में बहुत ज़्यादा होती थी, तो सारे नर्सिंग करके या फिर बिना नर्सिंग के 8वीं पास भी प्रैक्टिस करके राजस्थान की ओर, तो हर गांव में तीन चार बंगाली हुआ करते थे, और डॉक्टर साहब करते थे सारे लोग, और वो बेचारे ट्रीटमेंट कर भी देते थे सस्ते में, ठीक है ना। लेकिन वो एक झोला छाप की कैटेगरी में आता है। तो पर उस समय जिस तरीके का माहौल था, उस समय वो चलते थे, आजकल नहीं चलते इतने। आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, कि भाई ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे पर्सन में इजीली से फैल जाए, उनको आप कम्युनिकेबल कहते हो। अब इसके अंदर कौन सी, सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी से जुड़े हुए बीमारियां। कौन सी होती है रेस्पिरेटरी से जुड़ी हुई? टीबी हो गई सबसे पहले तो, चिकन पॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हो? छोटी माता, मिजलस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, वूपिंग कप। अब ये जो है ना, मिजलस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, एक्चुअल में वूपिंग कप ये छोटे बच्चों में ज़्यादा अगर देखने को मिलती है। इसलिए क्या करते हैं कि आजकल इनके टीके, वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब जैसे ही बाई बर्थ हुए, तो एक महीने में लग जाता है, एक 3 महीने में लग जाता है, एक 6 महीने में लग जाता है, एक 9 मंथ में लग जाता है। इस करके इन सारी बीमारियों की, छोटी मोटी जो बीमारियां है ना, पोलियो, वोलियो, ये डिप्थेरिया, वूपिंग कप, इनका मिक्स वैक्सीन लगा दिए जाते हैं, ताकि इन फ्यूचर उन बच्चों को ये परेशानी नहीं हो। टीबी का भी लग जाता है, ठीक है ना। तो सारे के सारे वैक्सीन आजकल बच्चों में लगने लगे हैं कि भाई इन फ्यूचर बच्चों को नहीं हो। आजकल पोलियो का कोई दिखता है क्या पेशेंट? नहीं दिखता है ना, वरना एक दौर था उस समय पोलियो का। क्यों? कि भाई पोलियो का उस समय वैक्सीन अवेलेबल नहीं था, और छोटे बच्चों को लगाया नहीं जाता, तो बड़ों में भी वो हो जाता था। और क्या होता था, हाथ पैरों का वीक हो जाते हैं, या फिर ये विकसित नहीं हो पाते थे, डेवलप ही नहीं हो पाते थे, छोटे रह जाते थे। मिजल्स में होता है आपके, मतलब स्किन के ऊपर रेड स्पॉट हो जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स में होता है ना। तो चिकन पॉक्स के अंदर तो क्या दाने टाइप हो जाते हैं छोटी मात्रा में। मिजल्स के अंदर ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि फंगल इन्फेक्शन टाइप हो गए, है ना। मिजल्स का स्ट्रक्चर, मतलब फोटो सर्च करना नेट पे आपको मिल जाएगा कि मिजल्स कैसे है ना, रेड टाइप से। और ज़्यादातर ये मिजल्स छोटे बच्चों में देखने को मिलता है, 4-5 साल के बच्चे होते हैं ना, उनमें फिर शरीर पे खुजली चलने लग जाती है, इरिटेशन होने लगती है, वही मिजल्स है। आगे देखेंगे अपन। इन्फ्लुएंजा मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब जुकाम कैसा होता है उसी तरीके से होता है, कफिंग ज़्यादा बनने लग जाती है, ठीक है ना। वूपिंग कप अलग अलग है, लेकिन इनका कंडीशंस होता है कि भाई जैसे कि एक अपन लेते हैं ना, आप देखो कि एक तो कॉमन कोल्ड हो गया। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, जुकाम हुआ, ठीक है ना, कफ होने लग जाता है थोड़े। और वही एक टीबी के अंदर भी कुछ सिम्टम सेम आते कि नहीं आते, फीवर वीवर। तो एक्चुअल में ये चीजें हैं कि भाई इनके सिम्टम सेम है, जो ये कफिंग वफिंग हो रही है ना, ये सिम्टम सेम है, लेकिन डिजीज का एक स्टेज होता है ना, कि भाई वूफिंग कफ थोड़ा सा नॉर्मल है, तो मिजलस थोड़ा सा हाई है, इन्फ्लुएंजा थोड़ा उससे भी हाई है ना। तो इस तरीके से, और नॉर्मली थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। वो आप इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे, मैं डाल रहा था पिक इस पे, फिर मैंने कहा कि यार और कॉपीराइट का कोई इशू आएगा तो फिर चलो अब देखते हैं अपन आगे ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहते हो, टीबी। इसको टीबी को हिंदी में क्या कहते हैं? तपेदिक से रोग, हाँ से रोग तो फिर भी सुना है, ठीक है। तपेदिक तो यार पता नहीं। अब देखिएगा टीबी, सबसे पहले आपको ये आइडिया रहना चाहिए टीबी किसके द्वारा होती है। टीबी को खोज करने वाला एजेंट कौन सा है? कौन सा एजेंट, क्या नाम है?
अभी बताया था। लिख लो, याद नहीं रह रहा तो 3 बार चीज बता दे वे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कौन सा कोजेक्टिव एजेंट होता है जो कोज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब ये क्या करता है जी? अफेक्टिंग द लंग्स। आपके डायरेक्टली अफेक्ट किस पे हो जाते हैं ये? लंग्स के ऊपर। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमन। इट ऑल्सो अफेक्ट ऑल अदर वाइटल ऑर्गन्स लाइक। फिर धीरे धीरे आपके बॉडी के अदर्स ऑर्गन को भी, जैसे कि इंटेस्टाइन। फिर ये आपके ब्रेन के ऊपर भी अफेक्ट करेगा। फिर आपकी बॉडी की बोन्स। अब देखना, कोई भी टीबी का पेशेंट अगर मतलब सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज में चला जाता है ना, तो उनकी हड्डियां भी मतलब वीक हो जाती है ना। बॉडी का वेट कम होने लग जाता है क्योंकि हड्डियां गलने लग जाती है। ब्रेन की फंक्शनिंग की प्रॉपर नहीं रहती, क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या थॉट है ना। तो ये धीरे धीरे सारा कुछ बॉडी का ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है? खाने लग जाता है ना, अंदर ही अंदर। बॉडी के जॉइंट्स, लिम्फ ग्लैंड्स, स्किन भी कितनी खराब होती है टीबी वाले पेशेंटों के। और आपको पता हो तो टीबी का जो टेस्ट किया जाता है ना, तो स्किन को लेके भी टेस्ट किया जाता है ताकि एक आइडिया लगा सके ये टीबी का पेशेंट एक नहीं है। एक तो उसके फिक्कस मटेरियल से टेस्ट किया जाता है, एक उसके बलगम से टेस्ट किया जाता है, और एक उसके स्किन से टेस्ट किया जाता है। 3 टेस्ट किए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस किए जाते हैं कि भाई ये पेशेंट टीबी का है या नहीं है। अब देखिएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। फ्रॉम वीक्स, मंथ्स टू ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन डोज ऑफ इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि जैसे ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से एंटर किया, अब अगर किसी का इम्यूनिटी इतना अच्छा स्ट्रांग है तो वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को उड़ा देगा, है ना, किल कर देता है। किसी का थोड़ा वीक है तो माइकोबैक्टीरियम सप्ताह 2 सप्ताह आपको परेशान कर सकता है। और किसी का मतलब पूरा ही वीक है या वैक्सीन नहीं लगा हुआ है कभी, ठीक है ना, तो फिर वो क्या करेगा? उसको अच्छे से घेर लेगा, फिर आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो डिपेंड अपॉन इम्यूनिटी ऑफ पेशेंट। पेशेंट का इम्यूनिटी क्या है और किस टाइप से इन्फेक्शन हुआ है, उस पर भी आप ये डिपेंड करता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड ये हो गया। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक्चुअल में किस तरीके से ये एक दूसरे में फैलते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि भी सबसे पहला इनका होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मीन्स अगर कोई पेशेंट है टीबी का, वो स्नीज कर रहा है, छींक कर रहा है, तो माइकोबैक्टीरियम उस छींक के थ्रू भी बाहर आ सकता है। बलगम होता है ना, उसको थ्रू आउट कर रहा है, उसके थ्रू भी बाहर आ सकता है। सेकेंड चीज, उसके कपड़े यूज करने से, उसके साथ में खाने से भी हो सकता है। तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। वो जो जिस पानी से गिलास पी रहा है उसमें भी रह सकता है, आपने वो सेम यूज कर ली, है ना। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हवा में भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉइल में भी मिल सकता है ये, क्योंकि वो बलगम जहाँ पे थ्रो करेगा नीचे धूली तो है, उसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्पुटम ऑफ पॉजिटिव पेशेंट, स्पुटम का मतलब बलगम, मेनली जो बलगम होता है उसमें देखने को मिलता है। अब साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं अपन कि भाई जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके क्या क्या साइन है और क्या क्या सिम्टम्स है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं टीबी वाले पेशेंट के? सबसे पहले क्या होता है? टायर्डनेस, मतलब बॉडी एकदम थकी थकी सी रहता है, टायर रहता है। बोलते हैं ना, मैं तो यार एकदम टायर हो गया हूँ, मतलब थक सा गया हूँ। सेकंड पे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का मर जाना, है ना, भूख नहीं लगती है, खाएगा नहीं वो कुछ, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है उसको, फिर कितना भी कोशिश कर लो जाएगा नहीं अंदर कुछ। लॉस ऑफ वेट, बॉडी का क्या हो जाता है? वेट लॉस हो जाता है, ठीक है ना। बॉडी का वेट लॉस होने का कारण मैंने अभी बताया था ना तुम लोगों को, कि वो धीरे धीरे क्या करता है? बोन्स के ऊपर भी अफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन के ऊपर अफेक्ट करता है। अब जब इंटेस्टाइन के ऊपर अफेक्ट करेगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, भूख मर जाएगी, और बोन्स के ऊपर अफेक्ट करेगा तो वेट कम होने लग जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आपकी पूरी हड्डियों का ही तो वेट है ये बॉडी का, है किसका? अब हड्डियां वीक हो जाती है ना, तो धीरे धीरे हड्डियां वीक होएगी, पतली होएगी, तो अपने आप ही वेट और ज्यादा कम होगा। और क्या होता है? कफ लॉन्ग टाइम। अब ये जो कफिंग होती है ये लंबे समय तक चलती रहती है, ठीक है। और जब रात को सोते हो ना तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, फीवर आने लगता है, और रात को सोते समय पसीना। ये सिम्टम्स है किसके? साइन एंड सिम्टम्स किसके हैं? टीबी के।
अरे एनीमिया अलग है यार, एनीमिया ब्लड डिसऑर्डर है। कहाँ है? ये हाँ, ब्लड की कमी भी हो सकती है ना, मैंने बताया ना अभी आप लोगों को। जैसे भाई क्या करेगा, इंटेस्टाइन को करेगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, और जब भूख नहीं लगेगी तो आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं ले पाओगे। जब न्यूट्रिएंट नहीं ले पाओगे तो ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं पहुंच पाएगी, तो फाइनली एनीमिया होना है ना। एनीमिया लिखा हुआ है, चलो ठीक है। और आप देखते हो ना किसी किसी टीबी के पेशेंट को अगर थोड़ा सीवियर हो जाते हैं तो उनका मतलब पूरा स्किन काला पड़ जाता है, देखते हो? जुड़ीदार भी हो जाती है और काली पड़ जाती है। कारण क्या है कि ब्लड की कमी हो जाती है, तो उसी को एनीमिया कहते हैं अपन। ब्लड की कमी में मतलब ब्लड का पानी बन जाता है, आरबीसीज कम हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे बच्चे कैसे, इससे प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट है राइजिंग द रेसिस्टेंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डिजीज बाय, एक तो सबसे पहले क्या करें आप लोग कि भाई लाइक दैट गुड सोशल कंडीशन, सेटिस्फैक्टरी हाउसिंग एंड एडुकेटेड डाइट। एक तो आप क्या रखो, अपना डाइटिंग के ऊपर अच्छा ध्यान रखो, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट वाले खाने खाओ, हेल्दी खाने खाओ, ताकि बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, बॉडी का इम्यूनिटी रहेगा ना। तो एक बार तो ये अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में आ भी गया तो आपका इम्यूनिटी क्या कर देगा, उनको किल कर देगा। अगर आप वही लोग फास्ट फूड, मैगी, मसाला ये दबाने लग गए, बॉडी का इम्यूनिटी जीरो। कोई भी छोटा से छोटा बैक्टीरिया वायरस अंदर आके बीमारियों का घर कर सकता है। वरना वो पहले के टाइम क्या होता था, लोगों के बीमारियां रेयर केस में होती थी। कैंसर पहले भी होता था, अब भी है ना। डायबिटीज अब भी है, पहले भी होता था, लेकिन पहले कम थे, अब ज्यादा हो गए हैं। पहले ट्रीटमेंट नहीं था तो लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन अब इतनी बीमारियां होने के बाद में भी डेथ रेशियो कम हो गया। कारण क्या, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, लेकिन लोगों के खाने का तरीका ये भी चेंज हो गया ना साथ साथ में। क्योंकि पहले के टाइम लोग देसी खाना खाते थे, दही, दूध, घी, मक्खन, तो ये चीजें क्या होती थी, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती थी और बॉडी में ताकत होती थी। और आजकल वो रही नहीं है बात। तो उन्होंने एक बताया है कि भाई एक तो आप मतलब डाइट के ऊपर, हर डॉक्टर यही बोलता है कि अगर किसी बंदा हेल्दी डाइट यूज करता है ना रेगुलर लाइफ में, तो रेयर केस में वो कोई बीमारी को लेके डॉक्टर के पास में जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने अजमा लेना, 6 महीने आप फास्ट फूड पे फोकस कर लो, 10 बीमारी लेके बैठ जाओगे, फिक्स है, ठीक है। और जो प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाता, बाहर रहता है, चलो यार मैं तो बाहर यार कुछ आज पाव भाजी खा के आ जाता हूँ, हाँ कचौरी खा लेता हूँ, समोसा खा लेता हूँ, मिर्ची बड़ा खा लेता हूँ, वो फिक्स है, पेशेंट बनेगा ही बनेगा। सेकंड पे अपन देखते हैं किसका आता है, बीसीजी, बैसिलस कालमेट ज्यूरिन वैक्सीन। किसका है ये, टीबी का है। ये बच्चों में लगता है। अब आजकल जितने भी बच्चे हो रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट से फोन, जैसे मेरा बच्चा अभी 2 साल का है, तो कल ही फोन आया और बोला क्या वो टीका लगा लिया क्या, लास्ट वाला 1.5 साल वाला। और मैंने कहा भाई वो अभी घर पे है। तो इस तरीके से क्या है, आजकल गवर्नमेंट भी कहती है कि भाई अगर किसी के टीका रह गया है, कॉल करो और बताओ कि भाई टीका लगाना जरूरी है। वरना वो घर पे आ जाते हैं, वो होती है ना नर्स, वो घर पे आती है कि भाई टीका लगाना है आपके बच्चे के। तो ये सुविधाएं क्यों की गई कि भाई ये इन फ्यूचर, पहले बहुत ज्यादा बच्चे इनके शिकार हो जाते थे टीबी के, वीबी के, तो फिर ये बीसीजी लगा दिया ना, तो आजकल के बच्चों में आपको आगे इन फ्यूचर कभी टीबी देखने को मिलेगी नहीं, रेयर केस में मिलेगा, ठीक है। आफ्टर बर्थ, अब सेकेंड पे अपन देखते हैं एलिमिनेशंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शंस इन मिल्क। अब देखिएगा, एक कभी कभार जैसे कि एक कोई लेडी है, उसको मानो कि भाई टीबी है, अब उसका मिल्क अगर कोई बच्चा पी रहा है ना, तो उस बच्चे में हो जाएगा। सेकंड चीज में क्या, अगर कोई एनिमल है जैसे गाय है, भैंस है, उसमें अगर टीबी है, उसका मिल्क आप पी रहे हो, तो फिक्स आप में भी होगा। तो ये बोल रहा है कि भाई ऐसा अगर आपको आइडिया है तो पहले बात उसको पीना ही क्यों है, और अगर है भी तो आप उसको क्या करो कि पास्चुराइज कर लो, मिल्क को इतना गर्म करो कि वो अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो किल हो जाए। इसलिए आपको कहा जाता है हमेशा दूध गर्म करके फिर ठंडा होने दो, उसके बाद में पियो। डायरेक्टली एनिमल से निकाला हुआ दूध हमें नहीं पीना चाहिए। हालांकि उसमें ताकत ज्यादा होती है, लेकिन क्या पता है कि भाई वो किसका शिकार है, क्या पता उसके उस समय साथ में क्या है। इसलिए कहा जाता है गर्म करके ठंडा करके पियो। तो ये कहाँ से प्रथा बनी, गर्म करके ठंडा करके पियो, है ना।
वहीं से तो बनी कि क्या पता भाई उस मिल्क में कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंगल हो सकता है, कोई ईस्ट हो सकता है। तो अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को गर्म करते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, एकदम स्टरलाइज हो जाता है, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप बच सकते हो। एक तो बीसीजी का वैक्सीन बच्चों में आजकल लगता है, और लगवाना भी चाहिए, है ना। तो वैक्सीन पूछा जाता है ना भाई, और बीसीजी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, बैसिलस कालमेट ज्यूरिन। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे अपन चिकन पॉक्स। क्या देखेंगे? चिकन पॉक्स। थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ, फिर चिकन पॉक्स स्टार्ट करते हैं।